हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। अभी हम लोग संपादकीय का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं और यह पोस्टमार्टम इस रूप में होगा कि आपका एक टॉपिक यहाँ से बन जाएगा। मेंस की बात करें तो मेंस में आपको पता है जितना अच्छा आप एनालिसिस कर पाएंगे उतना ही अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे, और यह प्रेजेंटेशन का तरीका हम लोग लगातार इस एडिटोरियल एनालिसिस के द्वारा करने में लगे हुए हैं। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विदेशी व्यापार के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं भारत के लिए, और उसके साथ साथ विदेशी निवेश की रिकॉर्ड ऊंचाई में कृषि सेक्टर की अहमियत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है और क्या नहीं कारण है, सब कुछ समझेंगे, सबको जानेंगे इस एडिटोरियल एनालिसिस में। ये भी समझा दूं मैं कि हम लोग यह संपादकीय विश्लेषण इस व्यू से कर रहे हैं कि आपका मेंस का तैयारी सतत रूप से अभी से करवाते चला जाए। यह तैयारी आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका करेंट अफेयर, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और अन्य एरिया जहां आप पहुंच सकते हैं जैसे पॉलिटी, वहां तक आपका तैयारी हो भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसके अलावा जो आपको करना है वो है लेखन शैली यानी राइटिंग प्रैक्टिस, और वो बहुत ज़रूरी है। खैर, आप अगर चाहते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस किया जाए या फिर आगे का तैयारी चाहे बीपीएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो, किसी संस्थान के माध्यम से किया जाए तो वहाँ श्योर सक्सेस आपके साथ खड़ा रहेगा। हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक इनोवेटिव अप्रोच के साथ आपको पढ़ाई में आगे ले जाएं। आप उसके संदर्भ में विशेष जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उससे ले सकते हैं। चलिए आते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। दूसरे कदमों से आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं, दूसरे कहने पर नहीं पहुंच सकते हैं, बल्कि अपनी काबिलियत, अपने पर विश्वास रख के ही वह मुकाम हासिल कर सकते हैं जिस मुकाम का नाम है सफलता। सफलता आसान नहीं होती लेकिन मुश्किल भी नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच गया है तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? बस ज़रूरत है विश्वास का, खुद पर विश्वास का। चलिए अब बढ़ते हैं एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ। पहला ही एडिटोरियल है जनसत्ता से विदेश व्यापार की चुनौतियां। आपको पता है कि वैश्वीकरण के इस युग में कोई भी देश अकेले नहीं खड़ा है, बल्कि वह एक दूसरे पर निर्भर है। आयात और निर्यात आज की संकल्पना है, इसके बिना कोई देश अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। जैसे आप अपने घर को ले लें, आप अपने घर में क्या करते हैं? सिर्फ चीज़ें लाते हैं क्या, या किससे मांग कर सिर्फ लाया जाता है? नहीं, दिया भी जाता है, दोनों चीज़ चलती हैं। तो इसी आने और जाने यानी आयात और निर्यात के जो अंतर है उसको भुगतान संतुलन बोला जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत के विदेश व्यापार को लेकर हाल में जो रिपोर्ट आई है उनमें दो बातें रेखांकित करने वाली है। क्या रेखांकित करने वाली है भाई? तो कहता है कि पहली कि आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों के बीच भी भारत के लिए विदेशी व्यापार की स्थितियां अनुकूल है। चाहे हम लोग आर्थिक स्तर पर कितना भी महंगाई का सामना कर रहे हैं, मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं, चाहे वित्तीय चुनौतियाँ हैं, पैसे का अभाव है, और अभी आप देख रहे होंगे प्रदर्शन, जीडीपी ग्रोथ भी बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी विदेशी व्यापार स्तर पर हमारे लिए स्थितियाँ हमारे अनुकूल ही नज़र आ रही हैं कि भारत को वहाँ ज़्यादा लाभ ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, भारत का विदेश व्यापार बढ़ने के लिए अब खुली और निर्बाध व्यापार नीति के साथ साथ जरूरी आयात की नीति पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यानी हम सिर्फ निर्यात पर नहीं फोकस करें, बल्कि क्या क्या लाना है, किस किस वस्तुओं को भारत में लाना है, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आपको पता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और इसके साथ साथ हम लोग जो सबसे ज़्यादा आयात करते हैं उसमें सोना है, हीरा है, लेकिन हम लोग इसका सिर्फ आयात नहीं कर रहे बल्कि निर्यात भी कर रहे हैं और उस पर भी फोकस किए हुए हैं। पिछले हफ्ते ब्रिक्स देशों की बैठक हुई। ब्रिक्स देश में 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। पहले दक्षिण अफ्रीका नहीं शामिल था तो ब्रिक नाम था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ तो ब्रिक्स नाम पड़ा। कल 14वीं शिखर बैठक हो रही थी। 20 देशों के साथ भारत का वैश्विक व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, ये कहने की बात नहीं है। वैश्विक आबादी में इन देशों का हिस्सा भी बहुत बड़ा है, 41%। सिर्फ 5 देशों का जनसंख्या प्रतिशत 41 है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि हम लोग बहुत बड़ा बाजार है। वैश्विक जीडीपी में ब्रिक्स समूह का योगदान 24% है। तो जिस आधार पर जनसंख्या है, योगदान तो वैश्विक स्तर पर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा बाजार तो जरूर है। कहते हैं वैश्विक व्यापार में भागीदारी 16% के आसपास दिखाई देता है।
आगे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना काल में जो सुधार हुआ है, जो नवाचार हुआ है, उसको लेकर वैश्विक स्तर पर एक भारत की पहचान बनाने का प्रयास किया और बोला कि चलिए आइए ना, निवेश कीजिए ना, हमारे यहाँ बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा बाजार है। और बात मान के चलिए कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय साख इसलिए भी मजबूत है क्योंकि भारत के पास एक बड़ा बाजार है, बड़ा मध्यम वर्ग है जो खरीदने के लिए तैयार बैठा हुआ है, बस उसको दीजिए तो जरूर। कुछ समय पहले अमेरिका के नेतृत्व में भारत सहित 13 देशों का कारोबारी संगठन जिसका नाम है हिंद प्रशांत आर्थिक फोरम का गठन हुआ। इस महीने 11 जून को पेरिस में हुई अनौपचारिक बैठक के बाद इसके 10 सदस्य देशों के साथ भारत के निर्यात बढ़ने और विदेशी व्यापार की एक नई आशा दिखी है। IPEF यानी हिंद प्रशांत आर्थिक फोरम पहला बहुपक्षीय करार है जिसमें भारत शामिल है। एक बहुत बड़ा स्तर पर भारत की भूमिका महत्वपूर्ण मानकर इस संगठन में न सिर्फ स्थान मिला है बल्कि एक पहचान भी मिला है। कहा जा रहा है इस फोरम में भारत के शामिल होने के बाद भारत अमेरिका व्यापार और आर्थिक संबंधों पर नया दौर शुरू हुआ है। और आप देख रहे होंगे आजकल भारत और अमेरिका बहुत साथ साथ दिख रहे हैं। उसके पीछे कारण भी है क्योंकि अमेरिका भारत को सपोर्ट कर रहा है अपने हितों के लिए, तो भारत भी उस हित को भुनाने में भरपूर तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, हाल ही में दोनों देशों के संबंध जिस तरह बढ़े हैं, ऐसे में यहाँ पर ये डाटा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जब ये कहता है कि अमेरिका 200 भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं अमेरिका में, जबकि भारत में अमेरिका की 2000 से ज़्यादा कंपनियां सक्रिय हैं। अब अमेरिका को हमसे ज़्यादा लाभ है या भारत को अमेरिका से ज़्यादा लाभ है, ये यहाँ पर पता चल रहा होगा। कहाँ 200 कंपनी, कहाँ 2000 कंपनी। खैर, भारत अभी उभरता हुआ देश है जिसकी निर्भरता अमेरिका जैसे विकसित देशों पर, यूरोपीय यूनियन जैसे विकसित संगठन पर है। लेकिन भारत जल्द ही इस उभार का और इस पहचान का जल्द ही लाभ भी लेगा। कहा जा रहा है पिछले महीने वाणिज्य मंत्रालय की ओर से एक आंकड़ा जारी हुआ जिसमें 21-22 में अमेरिका और भारत के बीच 119.42 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार की बात दिखाई दी। कहा जा रहा है कि 2020-21 में 80.51 अरब डॉलर भारत से अमेरिका को निर्यात और 2021-22 में बढ़कर यह 76.11 डॉलर के आसपास हो गया। अमेरिका के साथ भारत के संबंध जिस तरह बढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि अमेरिकी हित में जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। बल्कि भारत सरप्लस बिजनेस कर रहा है अमेरिका के साथ, यानी ज़्यादा भेजता है अमेरिका को और कम लाता है वहाँ से। सरप्लस बिजनेस हुआ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय बाजार में मैन्युफैक्चरिंग बड़ा स्तर पर हो रहा है। ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है बल्कि सस्ते कीमतों पर यहाँ सामान भी उच्च कोटि का मिल जाता है, जो अमेरिका जैसे देशों में एक बड़ा पहचान बनाने में अच्छा खासा लाभ अर्जित किया है। साथ ही अमेरिका में एक भारतीय कम्युनिटी का जो प्रभाव है वो भी बहुत बड़ा है, उसका भी लाभ भारत लेने में लगा हुआ है। कहता है कि अमेरिका उन गिने चुने देशों में है जिनके साथ भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति में है और अब अमेरिका चीन को पीछे करते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी बन गया है। भारत के सामने बड़ी चुनौती विदेश व्यापार बढ़ाने की है। पिछले महीनों अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक मंच क्वाड पर दूसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसी में 4 देशों ने समन्वित शक्ति का शंखनाद किया और बुनियादी ढांचे में 50 अरब डॉलर से अधिक की रकम डालने की बात कही। लेकिन यह रकम भारत जैसे देशों में अगर आता है तो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। G7 और G20 की बात भी यहाँ हो रही है। जहाँ G7 विकसित देशों का समूह है, वहीं G20 विकसित और विकासशील दोनों देशों का समूह है। साथ ही यूरोपीय यूनियन भी उससे जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है G7 और G20 देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में काफी इजाफा हुआ है और इस साल यानी 2022 में यूरोपीय देशों के साथ किए गए नए आर्थिक समझौते से भारत का विदेशी व्यापार बढ़ा है। सिर्फ अमेरिका से नहीं बल्कि अमेरिका के सहयोगी देशों जैसे UAE की बात कर ले तो भारत ने बहुत कम समय में संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता को मूर्त रूप दिया है। इससे भारत के लिए एक बड़ा बाजार संयुक्त अरब अमीरात के रूप में, ऑस्ट्रेलिया के रूप में मिल गया है। लेकिन भारत मुक्त व्यापार समझौता अगर ऑस्ट्रेलिया से किया है तो ऑस्ट्रेलिया भी दूध का या दूध प्रोडक्ट का और ऐसे ही प्रोडक्ट का बहुत बड़ा निर्यातक देश है, तो उससे भारत को भी कुछ घाटा लगेगा जरूर। तो ऐसा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है दोनों देशों के हितों को साधते हुए होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के हित को साधा जाए और अन्य देशों को छोड़ दिया जाए, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। कहा जा रहा है इस समय भारत पड़ोसी पहले और पूर्व की ओर की नीति पर कारगर अमल
पर तेजी से काम कर रहा है। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों पर बात की। साथ ही श्रीलंका के साथ भी वार्ता को आगे बढ़ाया और एक सहयोग भी दिया है। खैर, भारत के लिए बिम्स्टेक का भी अपना महत्व है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो बिम्स्टेक के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हैं। जब से सार्क देशों के साथ संबंध बिगड़े हैं, या ये कहिए पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बिगड़े हैं, तो हमारा झुकाव बिम्स्टेक की तरफ स्वतः हुआ है। अब भारत चाहता है कि एक ऐसा संगठन विकसित हो जो भारत के पड़ोसियों को साथ लेकर साधा जाए, और वो साधने का काम भारत कर रहा है। कहा जा रहा है बिम्स्टेक के 7 सदस्य देशों, बिम्स्टेक के 7 सदस्य देशों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका है। ये भारत और उसके पड़ोसी देश हैं, यानी भारतीय महाद्वीप के पार्ट हैं। कहा जा रहा है यह संगठन बंगाली खाड़ी के आसपास के देशों में चीन के वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी को विस्तारवादी जो प्रभाव है चाइना का, उसको रोकने का या मुकाबला करने के लिए भारत का एक हथियार साबित हो सकता है। बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन इस साल मार्च में श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित किया गया है। तो खैर, अभी श्रीलंका का स्थिति तो आपको पता ही होगा, किस तरह क्राइसिस से जूझ रहा है श्रीलंका। तब भी हम तो यही प्रयास करेंगे कि हमारा पड़ोसियों के साथ रिश्ता अच्छा हो, ताकि विपरीत स्थिति में पड़ोसी हमारे काम आए, ना कि हमारे खिलाफ जाए। कहा जा रहा है कृषि निर्यात के अधिक रणनीतिक प्रयासों के साथ कृषि का वैश्विक व्यापार बढ़ाना होगा। देश की खाद्यान्न की प्रचुरता है और गेहूं की कोई भी कमी नहीं है। पड़ोसी गरीब और अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा भारत गेहूं का निर्यात कर रहा है। हालांकि गेहूं निर्यात करने के क्रम में बहुत सारी अभी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपने देखा कई देशों ने भारत के गेहूं के आयात पर रोक लगा दिया। कहा जा रहा है कि क्वालिटी निम्न है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में कुछ भी कभी भी संभव है जब देशों के बीच विश्वास ना हो। और जिस तरह पैगंबर मोहम्मद पर अभी हाल ही में वक्तव्य दिया गया है, उसके कारण बहुत सारे देश भारत के विरोध में नजर आ रहे हैं या फिर विरोध प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा 2021 वर्ष में भारत से 50 अरब से अधिक मूल्य के कृषि निर्यात किए गए हैं और अब इस वर्ष इनके निर्यात की ओर बढ़ने की संभावना है। 164 देशों के जिस व्यापार संगठन को मृतप्राय मान लिया गया था, उसे 2022 में जिनेवा में आयोजित 12वें सत्र में फिर से जीवित करता हुआ नजर आ गया है। अब 2 दिन पहले ही 12वां जो सत्र हुआ WTO का, उसके संदर्भ में हमने विस्तृत से चर्चा किया था। तो कंटिन्यूटी जब रखिएगा आप इस एडिटोरियल एनालिसिस में, तो बहुत कुछ गेन कीजिएगा। अब वहाँ क्या हुआ, भारत के लिए कैसे सकारात्मक रहा जिनेवा का यह कन्वेंशन, वो एडिटोरियल पढ़ने के या समझने के बाद ही आपको पता चलेगा। कहा जा रहा है भारत के सब्सिडी मुद्दे पर को लेकर भी कोई विचार तो नहीं बन पाया, लेकिन एक आश्वासन जरूर मिला कि मत्स्य पालन सब्सिडी से लेकर टीका, पेटेंट संरक्षण जैसे कई विवादित मुद्दों पर सहमति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मिला है। कहा जा रहा है वर्तमान वैश्विक हालात में भारत का विदेश व्यापार के लिए सही नीतिगत कदम उठाने की जरूरत है, ताकि टिकाऊ और सतत रूप से भारतीय जो बाजार है वैश्विक प्रभाव छोड़ सके। और इससे यह ब्रांडिंग अगर भारत कर पाया ना, तो विश्वास मान के चलिए आगे आने वाला समय भारत के लिए हाथ यानी बाहें खोले खड़ा वाला जो कहावत सुने ना, वैसा दिखाई देगा। क्योंकि भारतीय बाजार सिर्फ बाजार नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई सारे उत्पादों का, कई सारे रणनीतिक मुद्दों का समाधान छिपा हुआ है। अभी यूक्रेन रसिया संकट में भी भारत की भूमिका को देखा जाने की बात कही जा रही थी कि भारत को अपना रोल निभाना चाहिए, एक लोकतंत्र को बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन चाइना और रसिया के गठजोड़ के साथ साथ भारत भी इस गठजोड़ में शामिल होने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि रसिया के साथ संबंध हमारे बहुत अच्छे रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। कहता है आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के तहत ऐसी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है जिनसे आयात घटे, निर्यात बढ़े और भारत का व्यापार घाटा कम हो। क्योंकि इतना सभी सकारात्मक पहलुओं के बावजूद आपको पता होना चाहिए भारत एक आयातक देश है, जहां बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, भुगतान संतुलन है, वो नकारात्मक ही दिखाई देता है। क्योंकि भारत ज़्यादातर चीज़ें आयातित करता है और कम ही निर्यात करता है। तो ये एडिटोरियल पहला पार्ट हुआ। और सेकेंड पार्ट पर हम लोग पढ़ते हैं कृषि निवेश के संदर्भ में एडिटोरियल। सेकेंड एडिटोरियल जो आप सामने देख रहे हैं वो भी
विदेशी निवेश को लेकर ही है। विदेशी व्यापार के संदर्भ का अगला आप अंक इसको मान सकते हैं। विदेशी निवेश की रिकॉर्ड ऊंचाई में कृषि सेक्टर की अहमियत बढ़ी है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि और ग्रामीण विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई की चमकीली संभावनाओं को मुट्ठियों में लिया जा सकेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कृषि सेक्टर में कि ऑटोमेटिक से विदेशी निवेश को हम लोग आकर्षित करने लगे हैं। कल तक जो कृषि को कोई पूछ नहीं रहा था, कोई समझ नहीं रहा था, आज कृषि के संदर्भ में बहुत सारी बातें होने लगी हैं, बहुत सारे लोग चर्चा करने लगे हैं, संस्थाएं आकर्षित होने लगी। जो आप एडिटोरियल देख रहे हैं, संपादकीय देख रहे हैं, डॉक्टर जयंती लाल भंडारी बहुत प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। कई सारे बिंदुओं पर इन्होंने चर्चा किया है। हर एक बिंदु को दिल तक जाने दीजिएगा, समझने दीजिएगा क्या ये कहना चाहते हैं। करें यकीनन यह कोई छोटी बात नहीं है कि वैश्विक मंदी की चुनौतियों के बीच भी भारत में कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में रिकॉर्ड विदेशी निवेश एक सुकूनदेह परिदृश्य उभर कर दिखाई दे रहा है। सुकून देने वाला कृषि एक ऐसा सेक्टर जहां निवेश आने की बात तो छोड़िए, खेती अच्छे से हो जाए यही बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। आज निवेश के अवसर दिखाई दे रहे हैं। निवेश यानी वहां कोई पैसा लगाने को तैयार है। कहा जाए वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 83.57 अरब डॉलर का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है। अब चालू वित्त वर्ष यानी 22-23 में भारत की ओर अधिक एफडीआई प्रवाह की नई संभावनाएं दिखा दे रही है। क्यों दिखाई दे रही हैं? क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, गिरावट की ओर है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था सकारात्मक वृद्धि की ओर है। और जहां विकास का संभावना दिखेगा, निवेश